Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to Achieve It. As you know, we have started the third chapter from History of Class 10th, and the name of the chapter is Nationalism in India. And in today's video, we are going to study about the Salt March and the Civil Disobedience Movement. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, और किसकी प्रेसिडेंसी में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में। और वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड की थी पूर्ण स्वराज की, और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। मगर इस बात पे लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बहुत कम लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। जवाहरलाल नेहरू की बातों पे बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया। महात्मा गांधी को बहुत बुरा लगा। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि लोगों का भारी मात्रा में अटेंशन हमें मिले, ताकि हमारा मूवमेंट आसानी से अच्छे तरीके से चल पाए। तो उन्होंने क्या किया? स्टार्ट किया सॉल्ट मार्च। इसमें क्या था? क्यों सॉल्ट को पावरफुल सिंबल समझा महात्मा गांधी ने? क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग डेली यूज़ करते हैं, चाहे कोई रिच पर्सन हो या पुअर पर्सन हो, हर कोई सॉल्ट को यूज़ करता ही है। सॉल्ट के बिना हम कोई भी खाना नहीं बना सकते। और उसके ऊपर टैक्स लगा दिया था किसने? ब्रिटिशर्स ने। और ब्रिटिशर्स ने कहा था कि अगर सॉल्ट का प्रोडक्शन करेगा कोई तो सिर्फ ब्रिटिशर्स करेंगे और कोई नहीं करेगा। तो ये चीज़ भी गलत थी। और महात्मा गांधी ने फिर सॉल्ट को ही एक मुद्दा उठाया, और उन्होंने सोचा कि इसी के ज़रिए वो अपने नेशन के लोगों को यूनाइट कर सकते हैं, एकता में ला सकते हैं। फिर क्या हुआ? ऑन 31 जनवरी 1930 ही सेंट अ लेटर टू वायसराय इरविन stating 11 डिमांड्स। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन को एक लेटर लिखा। उस समय हमारे वायसराय थे लॉर्ड इरविन। तो उनको लेटर लिखा महात्मा गांधी ने, जिसमें टोटल 11 डिमांड्स उन्होंने लिखी थी। और ये सारी डिमांड्स कॉमन लोगों से रिलेटेड थी कि आम जनता को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। तो वो डिमांड की थी महात्मा गांधी ने। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिमांड थी वो ये थी कि जो सॉल्ट के ऊपर टैक्स है उसको हटा दिया जाए। ठीक है। और उनका ये मानना था, ये बात मैंने बता दी कि क्यों उन्होंने ऐसा किया था, क्योंकि उनको लगता था कि सॉल्ट ऐसी चीज़ है जिसको रिच और पुअर हर कोई कंज्यूम करता है, और ये मोस्ट इसेंशियल फूड आइटम है। और महात्मा गांधी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा के रखा है और सॉल्ट प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट की मोनोपोली है, मतलब एक अधिकार है गवर्नमेंट का। तो महात्मा गांधी इससे एक चीज़ और करना चाहते थे कि लोगों को जागरूक करना चाहते थे कि देखो ब्रिटिशर्स ने क्या किया है हमारे साथ। वो ब्रिटिशर्स का ऑप्रेसिव फेस, क्रूर चेहरा जनता को दिखाना चाहते थे, ताकि लोग और ज़्यादा मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करें। तो महात्मा गांधी ने ये लेटर लिखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक अल्टीमेटम दे दिया कि अगर 11 मार्च तक उनके लेटर में लिखी हुई डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो महात्मा गांधी सिविल डिसोबेडिएंस कैंपेन स्टार्ट कर देंगे। इरविन ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया महात्मा गांधी की बात पे। उन्होंने एकदम इसके बारे में सोचा ही नहीं, इसको नज़रअंदाज कर दिया। तब महात्मा गांधी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया था, जिसमें देखो 11 मार्च तक का टाइम दिया था, और हमारा सॉल्ट मार्च कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च को। और महात्मा गांधी के साथ कितने लोग थे इस मार्च में? 78 लोग थे। ठीक है। और इसमें कितनी दूरी चली थी इन लोगों ने? 240 माइल्स, 240 माइल्स की दूरी इन लोगों ने तय की थी, फ्रॉम गांधीज आश्रम इन साबरमती टू गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक की यात्रा की थी इन लोगों ने। और टोटल कितनी दूरी थी? 240 माइल्स।
ऑप्शनल में पूछा जा सकता है कितने लोग महात्मा गांधी के साथ थे। 78 लोग, है ना। अब महात्मा गांधी चल रहे थे और इन लोगों ने ये पूरा जो 240 माइल्स था 24 दिन में कंप्लीट किया था, यानी कि एक दिन में वो लोग 10 माइल्स चलते थे। और महात्मा गांधी बीच में जहाँ पे भी रुकते थे वहाँ लोग इकट्ठा होते थे और फिर महात्मा गांधी वहाँ पे लोगों को मोटिवेट करते थे कि वो लोग भी मूवमेंट में हिस्सा लें और बताते थे कि कैसे बिना वायलेंट हुए, बिना कोई हिंसा के हम अब आराम से आज़ादी पा सकते हैं। तो वो एकदम पीसफुली लोगों को बताते थे कि आप कैसे ब्रिटिशर्स से मुक्त हो सकते हो। फिर 6 अप्रैल को महात्मा गांधी और उनके 78 जो वॉलंटियर्स थे उनके साथ वो लोग पहुंचे दांडी और वहाँ पे उन लोगों ने सी वाटर को उबाल कर सॉल्ट बनाया और ब्रिटिशर्स को दिखाया कि देखो हमने आपका कानून तोड़ा है। तो ये जो था, ये जो सॉल्ट मार्च था ना, ये बिगनिंग थी सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट की। ठीक है, अब हमें ये पढ़ना है कि हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये पूछा जा सकता है कि कैसे जो सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट था वो नॉन कॉपरेशन से अलग था। ठीक है, पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कॉपरेशन with the Britishers as they had done in 1921 to 22 but also to break colonial laws। देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या था कि सिर्फ आपको कॉपरेट नहीं करना है, आपको ब्रिटिशर्स की चीज़ों को यूज़ नहीं करना है, उनके द्वारा दी गई सर्विसेज को नहीं यूज़ करना है। ठीक है, लेकिन जो सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट आया उसमें ये कहा गया है कि आपको नॉन कॉपरेशन तो करना ही है, बायकॉट तो करना ही है ब्रिटिशर्स को, लेकिन साथ ही साथ में जो कॉलोनियल्स लॉ हैं, जो ब्रिटिशर्स ने लॉज हम पे थोपे हैं, उनको भी तोड़ना है। तो इस तरह से हमारा सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट अलग था नॉन कॉपरेशन से, क्योंकि नॉन कॉपरेशन में लॉ तोड़ने की बात नहीं की गई थी। ठीक है, अब क्या हो रहा था, लोग कानून तोड़ रहे थे, जगह जगह पे सॉल्ट लॉ तोड़े जा रहे थे और नमक बना के जहाँ पे गवर्नमेंट फैक्ट्री होती थी सॉल्ट की, उन्हीं के सामने लोग क्या करते थे, नमक बना के अपना धरना देते थे, डिमॉन्स्ट्रेट करते थे। उसके साथ ही साथ कई जगहों पे फॉरेन क्लॉथ्स को बायकॉट कर दिया गया, लिकर शॉप्स को बंद कर दिया गया और पीजेंट्स ने जो टैक्स देते थे, पीजेंट्स ने टैक्स देना भी बंद कर दिया। ठीक है, और जो विलेज के ऑफिसर्स थे उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया कि अब हम ब्रिटिशर्स के अंडर कोई काम नहीं करेंगे। और जो फॉरेस्ट लॉ लाया गया था जिसके अंदर ट्राइबल्स को मना कर दिया गया था कि वो अब फॉरेस्ट में जा नहीं सकते, फॉरेस्ट के फल फूल लकड़ी को यूज़ नहीं कर सकते थे, तो उस लॉ को भी ट्राइबल्स ने तोड़ा। वो जाते थे फॉरेस्ट के अंदर, वुड कलेक्ट करते थे और अपने कैटल्स को वहाँ पे गेजिंग करवाते थे, पशुओं को चरवाते थे वहाँ पे। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे लोग क्या कर रहे थे, अब ब्रिटिशर्स के लॉज को तोड़ रहे थे। अब गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा चिंता हुई। उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स ने कहा यार ऐसे ही चलता रहा तो ये तो बहुत बुरा हो जाएगा हमारे साथ। Worried by the development, the colonial government began to arresting the Congress leaders one by one। अब जब ब्रिटिशर्स परेशान हुए तो उन्होंने क्या किया, सारे जो कांग्रेस लीडर्स थे सबको एक एक करके ये लोग अरेस्ट करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। When Abdul Ghaffar Khan, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930, angry crowds demonstrated in the streets of Peshawar facing armored cars and police firing। खान अब्दुल गफ्फार खान महात्मा गांधी के शिष्य थे, वो महात्मा गांधी को फॉलो करते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट कर लिया गया था अप्रैल 1930 में, जिसकी वजह से पेशावर स्ट्रीट के लोगों को बहुत गुस्सा आया और उन लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेट करना यानी कि धरना देना शुरू कर दिया।
पुलिसमैन लगातार लोगों पे फायरिंग कर रहे थे, उनको मार पीट रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। उसके 1 महीने बाद महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया, जिसकी वजह से शोलापुर में इंडस्ट्रियल वर्कर्स को गुस्सा आया और इन वर्कर्स ने अटैक कर दिया गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे। मतलब जितनी भी उस समय गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, सब किसके अंडर में आती थी? सब ब्रिटिशर्स के अंडर में आती थी। तो ये जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, इन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया पुलिस पोस्ट पे, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स पे, लॉ कोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशंस पे। क्यों? क्योंकि ये सारी बिल्डिंग्स सिंबलाइज करती थी ब्रिटिशर्स के रूल को। इस वजह से ब्रिटिशर्स को डर लगना भी शुरू हो गया था कि लोग मान ही नहीं रहे हैं। इसलिए ब्रिटिशर्स ने और कड़े कदम उठाने शुरू किए। जितने भी पीसफुल सत्याग्रही थे, मतलब जो लोग शांति से सत्याग्रह कर रहे थे, उनको भी, उनके ऊपर भी अटैक कर लिया गया। यहाँ तक कि वुमेन और चिल्ड्रंस को भी मारा पीटा गया। लगभग 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया अरेस्ट करके। महात्मा गांधी ने जब ये सब देखा तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अपने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लेंगे। अब वो अपने मूवमेंट को और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि लोग वायलेंट हो। वो हमेशा नॉन वायलेंस तरीके से ही इंडिपेंडेंस पाना चाहते थे। और यहाँ पे सब चीज़ें क्या हो रही थी? ठीक उल्टी हो रही थी। लोग वायलेंट होते जा रहे थे और महात्मा गांधी को फिर अपना मूवमेंट वापस लेना पड़ गया था। और फिर महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ, एक समझौता साइन हुआ। कब साइन हुआ? 5 मार्च 1931 को। अब इस पैक्ट में क्या था? इसमें गांधी जी को कहा गया कि आप आइए और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे हिस्सा लीजिए। आपको पता है कि पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को हमने बायकॉट कर लिया था। कांग्रेस ने बायकॉट कर दिया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, ठीक है। लेकिन अब फिर से इरविन ने गांधी जी के सामने ये बात रखी कि आप आइए और पार्टिसिपेट करिए। इस बार गांधी जी को मानना पड़ा और उनको लंदन जाना पड़ा पार्टिसिपेट करने के लिए। और गवर्नमेंट अग्री भी हो गई कि अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो जितने भी आपके जेल में लोग बंद हैं, हम उन लोगों को छोड़ देंगे। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस। तो गांधी जी दिसंबर 1931 को लंदन गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। महात्मा गांधी ने सोचा था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के बाद इंडिया में सब कुछ ठीक हो जाएगा, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। महात्मा गांधी को सिर्फ निराशा मिली। जब वो इंडिया वापस आए तो उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट और ज़्यादा क्रूअल हो गई है, वो लोगों पे और ज़्यादा अत्याचार कर रही है। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू जेल में थे उस समय जब महात्मा गांधी वापस आए। कांग्रेस एकदम इलीगल घोषित कर दी गई थी और जो मीटिंग्स होती थी, डिमॉन्स्ट्रेशंस होते थे, सब पे रोक लगा दी गई थी कि आप किसी भी तरह की मीटिंग नहीं कर सकते, डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते, यहाँ तक कि आप चीज़ों को बायकॉट भी अब नहीं कर सकते। अब क्या था, महात्मा गांधी ने सोचा कि वो अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, जिसको उन्होंने वापस ले लिया था, फिर से लॉन्च करेंगे। महात्मा गांधी रीलॉन्च्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। लेकिन 1 साल के बाद 1934 में इस मूवमेंट ने अपनी मोमेंटम को खो दिया। मतलब ये मूवमेंट अब उतनी अच्छी तरीके से नहीं चल पा रहा था। क्यों? क्योंकि लोगों ने इस पे पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया था। कौन पार्टिसिपेट करेगा? जब महात्मा गांधी का मन होता है मूवमेंट स्टार्ट करते थे, जब उनका मन होता था मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लेते थे। तो लोगों को इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और ये मूवमेंट पे लोग पार्टिसिपेट करना आप लोगों ने बंद कर दिया था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। आपको पता है कि हमारे इंडिया में डिफरेंट कैटेगरी के लोग रहते हैं और सबने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। तो वो लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो क्यों पार्टिसिपेट कर रहे थे? उनका मकसद क्या था? और इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के पीछे उनके आइडियाज़ क्या क्या थे?
ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।